हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन की सीजन 6 का मैरिज आर्क एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें कहानी मैरिज प्रपोजल से शुरू होकर किन्यू की शादी पर जाकर खत्म होगी। तो चलो फिर इस न्यू आर्क को शुरू करते हैं। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि किन्यू ने अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जियांगलेन आर्टिफैक्ट के 3rd फ्लोर को भी ओपन कर दिया, जहाँ पर किन्यू की मुलाकात मास्टर जियांगलेन से होती है और वो किन्यू को बताते हैं कि उसने मिस जियांगली की शादी को रुकवाने की कितनी कोशिशें की, क्योंकि मिस जियांगली के फादर चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जियांगली की शादी करवा दे, जिसके लिए 8 मेजर फैमिलीज के बीच एक मैरिज प्रपोजल रखा जाएगा। ये मैरिज प्रपोजल किसी कंपटीशन की तरह होता है, जिस कंपटीशन के चैंपियन को मिस जियांगली का रिश्ता मिल जाएगा। असल में इस कंपटीशन में 4 जबरदस्त वॉरियर हिस्सा लेने वाले थे, जिन सबके सबका पावर लेवल किन्यू से काफी सारा हाई था। इसलिए मास्टर जियांगलेन किन्यू से कहते हैं कि किन्यू, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि तुम मिस जियांगली को लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, इस तरह कभी भी दोबारा मिस जियांगली अपने पेरेंट्स के साथ नहीं मिल सकती। और दूसरा ये कि तुम भी उस मैरिज प्रपोजल में हुआंगफू फैमिली की तरफ से हिस्सा लो, जिसे जीतना भी काफी सारा डिफिकल्ट होगा। किन्यू जो कि मिस जियांगली से बेइंतहा प्यार करता है और वो उसे उसकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मास्टर जियांगलेन से कहता है कि मैं इस मैरिज प्रपोजल कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, ताकि मैं सब लोगों के सामने इज्जत से इस कंपटीशन को जीतकर मिस जियांगली का रिश्ता ले सकूं। इस पर मास्टर जियांगलेन किन्यू को शाबाशी देते हुए कहते हैं, फिर ये करने के लिए तुम्हें वेपन फोर्जिंग गॉड बनना होगा। एक बार तुम वेपन फोर्जिंग गॉड बन जाओ, उसके बाद डिवाइन रेल में सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो सुनकर किन्यू ने यहाँ जियांगलेन आर्टिफैक्ट के 3rd फ्लोर में रहकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हुए वेपन्स को फोर्ज करना शुरू कर दिया था, और अगले 1000 साल में किन्यू कई सारे वेपन्स को फोर्ज कर देता है, जिन्हें देखकर तो जियांगली भी इम्प्रेस हो गई थी। और वो किन्यू से कहती है कि अब तुम्हें देखकर लगता है कि यकीनन तुम एक न एक दिन जरूर वेपन फोर्जिंग गॉड बनोगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हुआंगफू एम्परर से होती है, जिसके पास किन्यू का लेटर आया हुआ था और उसे वेपन फोर्जिंग के लिए कुछ ऑर्डिनरी मटेरियल्स चाहिए थे, जिस पर हुआंगफू एम्परर तो एग्री हो गया था, लेकिन अभी भी वो काफी सारा परेशान दिखाई दे रहा था। इसलिए उनकी बीवी सवाल करते हुए कहती है कि एम्परर, आखिर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों है? जिस पर एम्परर बताता है कि उनके हुआंगफू क्लैन को कुछ हाई लेवल के हेमली वेपन्स चाहिए, जिन्हें फोर्ज करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए इन्हें मजबूरन ओईजी को बुलाना होगा। जो सुनकर तो एम्परर की बीवी भी सरप्राइज हो गई, क्योंकि ओईजी की प्राइस बहुत ही ज्यादा थी। वो एक हाई ग्रेड के हेवली लेवल वेपन को बनाने के लिए 10 गुना ज्यादा कीमत चार्ज करता था। मगर एम्परर परेशान होते हुए जवाब देकर कहते हैं कि वैसे भी उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब से वेपन फोर्जिंग मास्टर चिमी गायब हुआ है, उसके बाद से हम मजबूर हो गए, क्योंकि अभी इस डिवाइन रेल में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो कि हाई ग्रेड के हेवनली वेपन्स को फोर्ज कर सकते हैं। पहला है डुआनमू क्लैन का मास्टर फेंग, दूसरा है द थंडर पनिशमेंट सिटी का ओईजी। और वैसे भी एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को अपने सामने फोर्ज होता हुआ देखकर किन्यू भी मास्टर ओईजी से कुछ सीख लेगा। इसलिए एम्परर ने फौरन से किन्यू को इनविटेशन लेटर दे दिया था कि वो आकर मास्टर ओईजी को ये वेपन फोर्जिंग करता हुआ देखे। जो बात जब मिस जियांगली ने सुनी तो वो किन्यू से कहती है कि तुम्हें तो हुआंगफू एम्परर काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी से भी शादी कर लो। ये सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम अच्छे से जानती हो कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सके। ये सुनकर तो मिस जियांगली भी मुस्कुराने लगी और दोनों ही एक दूसरे के गले लग गए। नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ हुआंगफू पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्यू के साथ साथ कैप्टन हुआंगजिंग भी मौजूद थी। तभी अचानक यहाँ पर कैप्टन हुआंगजिंग का ब्रदर लियो शुई भी आ जाता है, जो कि किन्यू को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। किन्यू भी उसे देखते हुए खुश होकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर आ गए, लगता है कि तुम्हें भी वेपन फोर्जिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। इस पर कैप्टन हुआंगजिंग किन्यू को बताती है कि हाँ, फादर ने स्पेशली लियो शुई को भी ये वेपन फोर्जिंग देखने के लिए बुलवाया हुआ था। वैसे मैंने सुना है कि किन्यू, तुम भी पिछले कुछ अरसे से वेपन फोर्जिंग सीख रहे हो, जिसके लिए तुमने कई सारे ऑर्डिनरी मटेरियल्स भी फादर से मांगे थे। यहाँ ये सारी बातें सुनकर तो लियो शुई एक्साइटेड होते हुए किन्यू से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को फोर्ज कर सकते हो। इससे पहले कि किन्यू कोई भी जवाब दे पाता, तभी अचानक कैप्टन हुआंगजिंग यहाँ अपने भाई से कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? किसी भी हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को फोर्ज करने के लिए कम से कम कल्टिवेटर को 100 मिलियन साल तक की कल्टिवेशन और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और तुम किन्यू से भला ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? उसको तो अभी कल्टिवेशन करते हुए जरा अरसा भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो याद करता है जब वो जियांगलेन आर्टिफैक्ट के अंदर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसने सिर्फ ऑर्डिनरी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए एक मिड ग्रेड के हेवनली लेवल वेपन को फोर्ज कर दिया था, जिस पर मास्टर जियांगलेन तो किन्यू की तारीफ कर रहे थे। इस पर किन्यू ने अपने मास्टर को बताया था कि अगर मुझे सही मटेरियल्स मिले तो मैं आसानी के साथ एक हाई ग्रेड के हेवनली
लेवल वेपन को फोर्ज कर सकता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर जियांगलिन काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो किन्यू से कह रहे थे फिर तो तुम्हें बाहर की दुनिया में जाकर सब लोगों के सामने खुद की इस एबिलिटी को दिखाना होगा, क्योंकि अगर तुमने ये कारनामा कर दिया तो हुआंगफू क्लैन तुम्हें अपने सक्सेसर की तरह चूज कर लेगा और इसके बाद तुम बाकी के 8 मेजर फैमिलीज की तरह हुआंगफू क्लैन की तरफ से मिस जियांगली का रिश्ता मांगने के लिए मैरिज प्रपोजल में हिस्सा ले सकते हो। यहाँ पर जब किन्यू ये सब सोच रहा था तभी अचानक वहाँ पर मास्टर ओ यीजी आ जाता है जो कि वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर है और वो काफी सारा एटीट्यूड में दिखाई दे रहे थे, जो देखकर किन्यू भी समझ गया था कि बेशक मास्टर ओ यीजी अभी तक गॉड किंग लेवल में नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर होने की वजह से उसे गॉड किंग लेवल की इज्जत मिल रही थी। यानी कि अगर मैं वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर भी बन जाऊँ तब भी मेरे लिए मिस जियांगली के साथ शादी करना काफी सारा आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यीजी तो काफी ज्यादा एरोगेंटली यहाँ एम्परर से कह रहे थे कि किसी को भिजवाकर जल्दी से जल्दी मटेरियल्स को मंगवा दिया जाए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। और जब मटेरियल्स उनके पास आ गए तो वो फोरेंसिक आइसोलेशन बैरियर क्रिएट करते हुए कहते हैं कि मुझे जरा सा भी शोर शराबा नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी शोर शराबा करते हुए मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की और वेपन फोर्जिंग फेल हो गया तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसी तरह के नखरे करते हुए आखिरकार उन्होंने अपने बड़े से फर्नेस को समन कर लिया, जिसके बाद वो 10 परफेक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद प्रीशियस मटेरियल्स को फोर्ज करना शुरू कर देते हैं, जहाँ शुरू का प्रोसेस ही उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर यीजी ने कई सारे प्रीशियस मटेरियल्स को जाया कर दिया, मगर कुछ देर के बाद कुछ मटेरियल इस फर्स्ट प्रोसेस में कामयाब हो गए और वो आगे की तरफ जाते हुए फर्नेस में रिफाइंड होने लगे, जिन्हें बाद में मास्टर यीजी ने अपने हैमर से ठोकते हुए एक सोर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते मास्टर यीजी यहाँ पर एक हाई ग्रेड के हेवनली लेवल वेपन को बना देते हैं, जिसे देखते हुए क्राउन प्रिंस किन्यू से सवाल करते हुए कह रहा था कि किन्यू तुम ये सारा के सारा प्रोसेस कैसा लगा। इस पर किन्यू कमेंट करते हुए बताता है कि प्रोसेस तो काफी अमेजिंग था, लेकिन मास्टर यीजी ने कई सारे कीमती मटेरियल्स को जाया कर दिया, साथ ही साथ उनका जो हाई ग्रेड हेवनली वेपन है वो भी बड़ी मुश्किल से इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा है। ये बात जब मास्टर यीजी ने सुनी तो वो किन्यू पर भड़क पड़े। वो किन्यू से कहते हैं कि न समझ बच्चे, आखिर तुम ये किस बात पर बहस कर रहे हो, जिस चीज में तुम्हारी नॉलेज ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। इस पर किन्यू सामने की तरफ आते हुए कहता है इसमें बहस करने वाली कौन सी बात, सब लोग ये अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि तुमने 48 प्रीशियस मटेरियल्स को जाया करके एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को बनाया। इस पर मास्टर यीजी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ 48 मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी ये देखो कि मैंने एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को बनाया है, जिसके लिए ये कीमत तो वर्थ इट है। इस पर किन्यू कहता है कि हाँ, और जहाँ तक बात है इस हाई ग्रेड के हेवनली वेपन की, तो आप भी जानते हैं कि हाई ग्रेड के हेवनली वेपन अपर टायर की भी होते हैं और लोअर टायर की भी, और ये वेपन लोअर टायर का है। इस पर मास्टर ओयीजी बहाना लगाते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ब्लैक क्लाउड स्टोन नहीं था, मैंने स्काई क्लाउड स्टोन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इस वेपन की पावर में थोड़ा बहुत फर्क आ गया। लेकिन आखिर तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें इतना कुछ ही मालूम है तो क्यों ना तुम भी इन सारी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए मुझसे भी ज्यादा मजबूत हाई ग्रेड का हेवनली वेपन क्रिएट कर दो। जो सुनकर तो किन्यू फौरन से इसके लिए एग्री हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर को भी किन्यू पर पूरा भरोसा था और वो यहाँ पर वो सारे के सारे मटेरियल फौरन से समन कर देते हैं। लेकिन किन्यू एम्परर को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इतने मटेरियल्स नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ इसके आधे चाहिए, मेरा आधे से ही काम हो जाएगा। जो देखकर तो मास्टर यीजी मुंह बनाने लगा, उससे लग रहा था कि किन्यू कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू जानता रहा कि वो क्या कर रहा है। किन्यू ने शुरू में ही अपने क्यानको इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, साथ ही साथ वो अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करते उन मटेरियल्स को रिफाइन करना शुरू कर चुका। ये सब देखकर तो मास्टर यीजी भी शॉक हो गया था, लेकिन अभी भी उसे किन्यू पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि किन्यू बेशक कुछ टेक्निक्स में बेहतर है, लेकिन वो फिर भी एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को रिफाइन नहीं कर पाएगा जब तक कि किन्यू ने अपने वॉइड रिफाइनिंग हैमर को बाहर की तरफ निकालकर 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर दिया। इस टेक्निक को देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर चीमे भी इसी तरह की किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने सब लोगों के सामने देखते ही देखते एक हाई ग्रेड के हेवनली वेपन को फौरन से फोर्ज कर दिया, जिस वेपन में किन्यू अलग अलग एलिमेंट्स की पावर भी ऐड कर देता है। लेकिन अभी भी फाइनल स्टेप बाकी था, जिसे स्पिरिचुअल एक्टिवेशन कहते हैं। जिस स्पिरिचुअल एक्टिवेशन टेक्निक को मास्टर यीजी ने परफॉर्म नहीं करा था, क्योंकि इस टेक्निक को अकेले ही परफॉर्म करने में हजारों साल लग जाते और मास्टर यीजी इतना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने तो यहाँ पर अपने क्यानको इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्पिरिचुअल एक्टिवेशन टेक्निक को फुल एंड फाइनल खत्म कर दिया। जो देखकर तो मास्टर यीजी की आंखें पटी की पटी रह जाती और वो शौक होते हुए कह रही थी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस स्पिरिचुअल एक्टिवेशन को करने में मुझे भी हजारों साल लग जाते, इस लड़के ने ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे कर दिया। यहाँ इस वेपन को फोर्ज करने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू वो सोर्ड फौरन से मास्टर यीजी की भी हवाले कर देता है, जिन्हें वो कह रहा था कि देखकर बताइए
बताइए कि आखिर ये वेपन कैसा है। मास्टर ईजी तो सोल्ड की पावर को देखते हुए हैरान होकर कह रहे थे कि इसके अंदर तो सोल डिवोरिंग की पावर भी है, इसलिए वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो किन्यू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि तुम इस लेवल के वेपन को फोर्स कर सको। लेकिन मिस वांगजिंग उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि आपने अपनी आंखों से देखा है कि किन्यू ने सब लोगों के सामने इस वेपन को फोर्स किया है, आखिर आप ये तो नहीं कहना चाहोगे ना कि ये वेपन नकली है। इस पर मास्टर ईजी जवाब देते हुए कहते हैं कि ये वेपन असली है या फिर धोखा, ये जानने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। जो सुनकर तो किन्यू भी इसके लिए फर्नेस से एग्री हो गया और हम देखते हैं कि किन्यू ने फर्नेस से अपने एक सर्वेंट को वहाँ पर समन कर लिया था जिसका नाम कैंग की था और वो एक लो लेवल का हेवनली गॉड है। किन्यू यहाँ पर कह रहा था कि क्यों ना हमारे सर्वेंट इन वेपन्स को लेकर आपस में फाइट करे, जिससे फैसला हो जाएगा कि कौन सा वेपन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एम्परर ने भी इस बात की इजाजत दे दी थी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ईजी तो काफी ज्यादा चालाक निकला। वो अपने वेपन को एक ऐसे सर्वेंट के हवाले कर देता है जो कि एक हाई लेवल का हेवनली गॉड था, उसका नाम था जाउडिंग। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जाउडिंग और कैंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ गए थे। सब लोग इस फाइट को होता हुआ देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि किन्यू का सर्वेंट, उसका कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा लो है, आखिर किन्यू ने ऐसे सर्वेंट को क्यों चूज किया होगा, कहीं वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि ये सारी बातें बिल्कुल सही साबित हो रही थी। जाउडिंग कैंग पर भारी पड़ रहा था और कैंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर तो मास्टर ईजी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू को अभी भी कोई फिक्र नहीं हो रही थी। जबकि मैदान के अंदर जाउडिंग कैंग से कह रहा था कि चाहे तुम्हारे पास कितना ही पावरफुल वेपन क्यों ना हो, लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल तुमसे हाई है, इसलिए तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और ये कहती वो अपने थंडर एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से कैंग पर हमले करने लगा। जिन अटैक्स के दौरान अचानक से किन्यू की आवाज कैंग के कानों में सुनाई दी, जो कि कैंग से कह रहा था कि अपने वेपन पर भरोसा रखो, अपनी जिंदगी को खुद के वेपन के हवाले कर दो, वो तुम्हें हारने नहीं देगी। जो सुनकर जब कैंग ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हम देखते हैं कि वो हाई ग्रेड का हेवनली वेपन उस अटैक को ब्लॉक करवा देता है और साथ ही साथ अब कैंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जाउडिंग पर भारी पड़ने लगा। ये देखकर तो मास्टर ईजी भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे और वो अपने सर्वेंट को इशारा कर देते हैं कि अपनी पूरी जान लगा दो, बेशक अगर तुम्हें कैंग को मारना भी पड़े तो उसे मार दो। जो सुनकर जाउडिंग बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर देता है। उसने अपने थंडर पनिशमेंट सिटी के क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहां वो अपने हाई लेवल के हेवनली वेपन को कई सारे क्लोन्स में कन्वर्ट करते हुए तीसरी के साथ कैंग पर अटैक्स करना शुरू हो गया और इन अटैक्स से कैंग का बचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन कि इन अटैक्स की वजह से कैंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो तो मरने की कगार तक पहुंच चुका था। जबकि सब लोग किन्यू को ताने मारते हुए कह रहे थे कि तुम खुद को वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर समझते हो, लेकिन तुम्हें इस मामूली सी बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हें किसी हाई ग्रेड के हेवनली गॉड से टकराने के लिए किसी लो ग्रेड के हेवनली गॉड को नहीं बेचना चाहिए। मगर दूसरी तरफ किन्यू तो कैंग के इसी तरह बुरी तरीके से इंजर्ड होने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस तरह की लाइफ एंड डेथ कंडीशन में इस हाई ग्रेड के हेवनली वेपन की असली ताकत अनलीश होती है, जिसे सोल डिवोरिंग फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लेम यहाँ पर कैंग की तलवार से काफी तेजी के साथ निकलते हुए तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जाउडिंग को जकड़ने लगी। जाउडिंग चाहकर भी इस फ्लेम से खुद को छुड़वा नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि ये फ्लेम तो जाउडिंग की पिरामिडियल स्पिरिट को भी जलाकर एब्सॉर्ब करने लगी थी, जिसकी वजह से यकीनन जाउडिंग मारा जाता। लेकिन तभी अचानक किन्यू ने फरस से कैंग को रुकने का ऑर्डर दे दिया था, यानी कि किन्यू जीत गया है। दूसरी तरफ मास्टर ईजी भी किन्यू से इंप्रेस होते हुए फरस से उसके पास आकर कहते हैं कि किन्यू प्लीज मुझे बताओ कि आखिर तुमने कौन से फोर्जिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारी रिफाइनिंग टेक्निक के अंदर 1000 फोल्ड रिफाइनिंग टेक्निक की झलकियां देखी थी, क्या ये वही है? इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक नहीं है। हाँ बेशक मैंने उसका इस्तेमाल तो किया, लेकिन मैंने 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक्स के साथ कई सारे और भी मिलियंस ऑफ रिफाइनमेंट टेक्निक्स को कंबाइन किया और इसी तरह लगातार कई सौ सालों तक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने इस न्यू फोर्जिंग टेक्निक को इन्वेंट किया, जिसे मैं कहता हूँ स्काई स्प्लिटिंग 9 फोर्जिंग टेक्निक। जो सब सुनकर तो मास्टर ईजी सदमे में ही चला गया था और वो यहाँ काफी देर सोचने के बाद कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि मास्टर चिमी ने कभी भी अपने 1000 फोल्ड रिफाइनमेंट टेक्निक किसी को भी सिखाया हो। तो बताओ कि आखिर ये टेक्निक तुम्हें कैसे मिल गई? इस पर किन्यू फरस से हुआंगफू एम्परर की तरफ पलटते हुए यहाँ सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मुझे मास्टर चिमी ने काफी कुछ सिखाया, क्योंकि मैं हूँ टेंपल ऑफ मिस्ट्री का नया मालिक। जो सुनकर तो मास्टर ईजी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम टेंपल ऑफ मिस्ट्री के नए मालिक हो? ये कहती वो जोर जोर से हंसने लगे जैसे कि वो पागल हो चुके
हो वो पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं कि स्काई स्प्लिटिंग 9 फोर्जिंग टेक्निक सबसे ज्यादा बेहतरीन है और ये छोटा सा बच्चा टेंपल ऑफ मिस्ट्री का मालिक भी बन चुका है। आखिर आज के दिन मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ। और इसी तरह पागलों की तरह हरकतें करते वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से चला गया। वो सिर्फ उसे आवाजें देते रहे लेकिन मास्टर यीजी की सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर लियू शुई तेजी के साथ उसके वेपन को देखते हुए कहता है कि वाह, ये हेवनली लेवल का वेपन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर तो सोल डिवोरिंग की पावर भी है। इवन की क्राउन प्रिंस और बाकी के सब लोग भी यहाँ किन्यू के पास आते हुए कह रहे थे कि किन्यू प्लीज क्या तुम हमारे लिए भी हाई ग्रेड के हेवनली वेपन्स क्रिएट करोगे। इवन की एम्परर भी किन्यू की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि किन्यू वाकई में एक नंबर का जीनियस है। और अब तो हमें जानने को मिल गया कि ये टेंपल ऑफ मिस्ट्री का हाल मास्टर भी है, जो कि हमारे लुआन सुआन हाल मास्टर से तो बड़ा ही टाइटल है। ये सुनकर एम्प्रेस भी तेजी के साथ नीचे की तरफ आते हुए किन्यू की तारीफ करने लगी, जबकि एम्परर भी किन्यू से कह रहा था कि किन्यू हमें अपने फोर्जिंग स्किल्स और ज्यादा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर किन्यू सब लोगों की तारीफें सुनते हुए अपने मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था कि ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी मुझे वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, जिसकी इज्जत गॉड किंग के स्टेटस के बराबर ही होती है। यानी कि अब मैं मिस जेंगली के साथ शादी करने की ओर जरा करीब हो चुका हूँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ थंडर पनिशमेंट सिटी में आ जाता है, जहाँ के एम्परर को आकर जब मास्टर यीजी ने ये सब कुछ बताया तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मास्टर यीजी यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की की पावर और उसका टैलेंट वाकई में काफी जरा महान है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को सरपास कर दे। यहीं पर हम लोग जाओ जियान को भी देखते हैं, जो कि किन्यू का नाम सुनकर थोड़ा सा शौक हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर यीजी यहाँ पर इजाजत मांगते हुए कहते हैं कि अब मुझे सेकुलेशन में चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए। ये सब कहते हुए वो वहाँ से जाते हुए बड़बड़ा भी रहा था कि मैंने मास्टर चिमी को हराने की अपनी पूरी कोशिश की थी। पहले मैं उसे नहीं हरा पाया, लेकिन उसके गायब होने के बाद मुझे लगा कि शायद वो हार चुका है, लेकिन अब तो देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं हारा। पीछे की तरफ जाओ एम्परर भी अपने बेटे जाओ जियान से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये किन्यू कौन है। अगर मास्टर यीजी इस लड़के की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है कि ये फ्यूचर में काफी ज्यादा महान बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़के के साथ हमारे जाओ फैमिली के ताल्लुकात अच्छे रहे। जाओ जाओ जियान, इस लड़के के साथ हमारे जाओ क्लैन के रिलेशन अच्छे बनाओ ताकि ये फ्यूचर में हमारे काम आ सके। ये सुनकर जाओ जियान अपने फादर को जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहिए। और साथ ही सर वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि किन्यू, ये नाम आखिर मुझे थोड़ा सुना सुनाया क्यों महसूस हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ हुआंगफू क्लैन आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एम्परर और एम्प्रेस अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे और एम्परर अपनी बेटी को छेड़ते हुए कह रहा था कि किन्यू तो अब इतना सारा महान बन चुका है, क्यों ना हम उसके साथ तुम्हारी शादी करा दे, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम उसे पसंद करती हो। इस तरह किन्यू हमारे हुआंगफू फैमिली का मेंबर बन जाएगा और इससे हमारे हुआंगफू फैमिली को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। जो सुनकर तो कैप्टन हुआंगजिंग शर्माने लगती है, क्योंकि वो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी। तभी अचानक थोड़ी देर में किन्यू भी यहाँ पर आ गया था। इससे पहले कि एम्परर कैप्टन हुआंगजिंग के रिश्ते की बात यहाँ किन्यू से कर पाता, उससे पहले ही किन्यू बता देता है कि एम्परर मैं चाहता हूँ कि हुआंग फैमिली से मैं जियांगली के मैरिज प्रपोजल में हिस्सा लूं, क्योंकि मैं मिस जियांगली से प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है। जो सुनकर तो कैप्टन हुआंगजिंग को काफी बड़ा धचका लगा, क्योंकि किन्यू ने पहले इस मैरिज प्रपोजल के बारे में उससे कोई भी जिक्र नहीं करा था। मगर दूसरी तरफ चूंकि किन्यू ने एम्परर के सामने ये बात रख दी थी, तो आखिर एम्परर उससे कैसे मना कर सकता है। इसलिए एम्परर तो इस बात के लिए एग्री हो गए, लेकिन कैप्टन हुआंगजिंग किन्यू से कहती है कि मेरे साथ आओ, और वो उसे अपने साथ अकेले लेकर जाकर किन्यू से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने इस बारे में मुझसे पहले कोई बात क्यों नहीं की। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं काफी जरा कमजोर था और कमजोरों की कोई नहीं सुनता। अगर मैं तब के टाइम में जियांगली के साथ अपने रिलेशन को रिवील कर देता तो ये बात कोई भी हजम नहीं करने वाला था। बेशक कैप्टन हुआंगजिंग काफी जरा गुस्से में थी और वो किन्यू से कह रही थी कि नहीं, तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुमने सिर्फ मेरा और मेरी फैमिली का इस्तेमाल किया था कि तुम गॉड किंग लेवल की पोजीशन पर आकर जियांगली के मैरिज प्रपोजल में हिस्सा ले सको। इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, बल्कि मैं और जियांगली जवानी से एक दूसरे के साथ बड़े हुए। मैं जवानी के टाइम से उससे प्यार करता था, मगर तब के टाइम मेरी दुनिया से उससे उसकी फैमिली ले गई थी और मैं सिर्फ यहाँ डिवाइन रेल में आया भी इसलिए था ताकि मैं जियांगली को वापस हासिल कर सकूं। ये सारी की सारी मुश्किलें मैंने बस सिर्फ मिस जियांगली के लिए बर्दाश्त करी। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा हो। यहाँ कैप्टन हुआंगजिंग याद करती है कि जब जब उसने किन्यू के पास जाने की कोशिश करी थी तब किन्यू ने उसे खुद से दूर कर दिया था, यानी कि किन्यू हमेशा से उसे रिजेक्ट करता रहा, बस उसने कभी ये पहले देखा नहीं था। बेशक कैप्टन हुआंगजिंग का दिल तो टूट चुका था, लेकिन वो किन्यू को माफ करते हुए कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं खुद को शांत कर सकूं। जो सुनकर किन्यू भी कैप्टन हुआंगजिंग के समझने पर उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो वहाँ से जाने लगा, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टूटे हुए दिल के साथ कैप्टन हुआंगजिंग के आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को पियाओजू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर
पर किन्यू अपने बटलर और साथ ही साथ मिस्टर क्यू के साथ पहुंच गया था। वहाँ का गार्ड शुरू में तो किन्यू को पहचान नहीं पाता, मगर जैसे ही किन्यू ने खुद का इंट्रोडक्शन करवाया वो घबराते हुए किन्यू से माफी मांगने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सर्वेंट भी आ गया जो कि किन्यू को वेलकम करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर मास्टर जियांग लिन ने भेजा है, आपकी पियाओजो सिटी में रहने की अरेंजमेंट हो चुकी, प्लीज मेरे साथ आइए। ये कहते हुए वो सर्वेंट किन्यू को अपने साथ मास्टर जियांग लिन के पास ले गया था, जहाँ मास्टर जियांग लिन भी किन्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। वो किन्यू को बताते हैं कि जल्दी ऑफिशियली मैरिज प्रपोजल कंपटीशन शुरू हो जाएगा, लेकिन किन्यू तुम्हारा नाम तो ऑलरेडी पहले ही काफी ज्यादा मशहूर हो चुका, सब लोग ही तुमसे मिलकर तुम्हारे करीब आना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में तुम उन लोगों के लिए वेपन फोर्जिंग कर सको, जो कि तुम्हारे लिए अच्छी बात है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पैलेस रेडी करवा दिया, जाकर अपने पैलेस में आराम कर लेना। दूसरी तरफ किन्यू जाने से पहले मिस जियांग लिन से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस मैरिज प्रपोजल में हिस्सा लेकर इस कॉम्पिटिशन को जीतूंगा भी, तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। अभी के लिए तुम मास्टर जियांग लिन के साथ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। जो सुनकर मिस जियांग लिन मास्टर जियांग लिन के साथ अंदर की तरफ रवाना हो गई। तभी अचानक यहाँ किन्यू का बटलर उसके पास आ जाता है, जो कि किन्यू को बता रहा था कि थंडर पनिशमेंट सिटी का जाओ जियान भी इसी पियाओजो सिटी में मौजूद है और वो आपसे मिलना चाहता है, हम क्या करें। किन्यू तो जाओ जियान का नाम सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, उसे मेरे पैलेस ले आओ। जो सुनकर मिस्टर क्यू जाओ जियान को अपने साथ यहाँ किन्यू के पैलेस में ले आया, जो पैलेस मास्टर जियांग लिन ने किन्यू को रहने के लिए दिया था। इस पैलेस के अंदर आते हुए आसपास की जगह को देखते हुए जाओ जियान कह रहा था कि जिस जगह मैं रहता हूँ वो जगह इतनी जरा आलीशान नहीं है, इसका क्या मतलब बनता है, क्या मास्टर जियांग लिन मुझसे जरा इज्जत एक वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर को देते हैं। जो बात तो उसे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन चूंकि उसके डैड का ऑर्डर था कि उसे किन्यू के साथ ताल्लुकात अच्छे करने थे, इसलिए वो बिना कोई ऑब्जेक्शन करे हुए पैलेस के अंदर किन्यू के पास आ जाता है, जहाँ आती वो किन्यू को काफी रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने लगा। दूसरी तरफ किन्यू भी मुस्कुराकर पीछे की तरफ पलटते उसे जवाब देकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो जाओ जियान। यहाँ किन्यू का फेस देखकर तो जाओ जियान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये वही आदमी है जिससे मेरी मोर्टल वर्ल्ड में मुलाकात हुई थी। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो जाओ जियान ही मोर्टल वर्ल्ड में मिस जियांग लिन को लेने के लिए आया हुआ था और उसने किन्यू को धमकी भी दी थी कि मिस जियांग लिन से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और साथ ही साथ उसने किन्यू के पूरे गाँव को खत्म कर दिया था। किन्यू तब के टाइम तो कमजोर था, लेकिन अब वो जाओ जियान की बराबरी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने जाओ जियान को चेयर ऑफर करी, जहां बैठने के बाद जाओ जियान मुंह बनाते हुए किन्यू से कह रहा था कि किन्यू मैं तुम्हारे वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर के टाइटल को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, मैंने तो जब से सुना है मैं तब से तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन पहले मुझे मौका नहीं मिला। जो सुनकर किन्यू से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो यहाँ फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने चाय का एक कप समन कर देता है। दूसरी तरफ जाओ जियान अपने मन ही मन में कंफ्यूज हो रहा था कि क्या ये सच में वही किन्यू है जिससे मुलाकात मेरी मोर्टल वर्ल्ड में हुई थी, ये आदमी कोई और है, मुझे इसे टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही मुझे मालूम हो सकता है। ये सब सोचते हुए जाओ जियान जब चाय का कप उठाकर पीने लगा, तभी अचानक किन्यू ने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से ये छोटा सा कप भी काफी जरा वजनी हो जाता है, जिसे जाओ जियान उठा नहीं पा रहा था। इसलिए किन्यू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जाओ जियान मैंने तुम्हारा काफी नाम सुना था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम एक मामूली सा चाय का कप भी नहीं उठा पाओगे। ये सुनकर तो दूसरी तरफ जाओ जियान को काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वो शांत रहते हुए किन्यू से कहता है कि आप काफी जरा मजाकिया हो, ये लो मेरे लिए चाय का एक और कप भरो। जो कहती है जाओ जियान ने तेजी से अपना कप किन्यू की तरफ थ्रो कर दिया, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू तो काफी आसानी के साथ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस कप के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ वो जाओ जियान से कहने लगे कि तुम आखिर अपना गुस्सा इस तरह से बर्तनों पर तो मत उतारो, ये बर्तन काफी जरा कीमती जियांग फैमिली के हैं, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो इससे एम्परर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। यहाँ ये सारी बातें सुनकर अब जाओ जियान को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से के साथ खड़े होते हुए किन्यू से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं कि तुम सच में क्या वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर के टाइटल के काबिल हो भी या नहीं। और ये कहती है जाओ जियान ने फौरन से एक थंडर अटैक जनरेट करते हुए किन्यू पर चल दिया था, जिसे किन्यू काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और साथ ही साथ जाओ जियान से कहने लगा कि इस तरह से अचानक मुझ पर हमला करने की क्या जरूरत, अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो तो ये बात तो तुम शांति से भी कह सकते थे ना। जो कहती है किन्यू ने फौरन से जाओ जियान पर हमला कर दिया और इस अटैक से टकराते हुए जाओ जियान पीछे की तरफ दिखे लग गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ जियान दोबारा से गुस्सा होकर अपने उसी थंडर अटैक को जनरेट करते हुए किन्यू पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, जिस अटैक को किन्यू ने अपने सामने फॉर्मेशन बनाते हुए ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ जाओ जियान तेजी के साथ मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़कर किन्यू को पंच भी करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन किन्यू आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए उल्टा उसी को हिट करके पीछे की तरफ हटा देता है। यहाँ पर जाओ जियान चाहे जिस मर्जी थंडर अटैक को जनरेट करता, किन्यू उसे ऐसे डॉज और ब्लॉक कर रहा था जैसे कि वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। इसलिए जाओ जियान ने गुस्से में आकर अपने थंडर प्रिजन केज फॉर्मेशन टेक्निक
टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर वो किन्यू को कैद करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो किन्यू से कह रहा था कि अब मेरी इस मूव से बचकर दिखाओ। मगर दूसरी तरफ किन्यू के लिए इस फॉर्मेशन को तोड़ना जरा से भी मुश्किल नहीं था। हम देखते हैं कि किन्यू आसानी के साथ अपने कियानकुन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उसके थंडर प्रिजन केज फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो जाओ जियान से पूछने लगा कि क्या तुम हार मानते हो। इस पर जाओ जियान गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि कभी नहीं। जो कहते हैं जाओ जियान ने अपनी चेन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते वो किन्यू को जकड़ने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो किन्यू से कह रहा था कि पहले भी तुम जैसा दिखने वाला मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जिसे मैंने बुरी तरीके से हरा दिया था। इस बार भी मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू काफी आसानी के साथ उसके चेन्स के साथ साथ उसका गुरूर भी चकनाचूर कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू ने फौरन से अपने सेलेस्टियल स्फीयर को बाहर निकाल दिया, जिसका इस्तेमाल करते वो जाओ जियान पर अटैक कर देता है। इस अटैक को जाओ जियान ब्लॉक नहीं कर पाया और वो इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ आ गिरा। जो कहने के बाद किन्यू भी धीरे धीरे से जाओ जियान की तरफ आते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारे जैसा दिखने वाला मेरा भी एक दोस्त हुआ करता था, जो कि काफी जरा एरोगेंट था। उसका नाम भी जाओ जियान ही था। इवन के तब के टाइम उसके स्किल्स भी काफी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उसने मुझसे कहा था कि वो हेमंस को मुझसे जरा बेहतर तरीके से समझता है। ये सब कहते हुए किन्यू पलट गया, जबकि दूसरी तरफ जाओ जियान गुस्से में यहाँ किन्यू के पीठ पीछे उस पर हमला करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ किन्यू फौरन से वापस की तरफ पलट गया और वो जाओ जियान से कहता है कि क्या अभी भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो यही बात कह सके। ये कहते हुए किन्यू ने अपनी फुल पावर भी अनलीश कर दी थी, जिसे देखकर तो जाओ जियान घबरा गया और वो फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए घबरा कर कहता है कि नहीं। साथ ही साथ वो घबराते हुए फौरन से खड़े होकर अपने मन में कह रहा था कि सिर्फ इतने थोड़े से अरसे में ये लड़का इतना जरा महान कैसे बन गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मेरे पास मौका था, मुझे इस लड़के को तो उसी दिन जान से मार देना चाहिए था। दूसरी तरफ किन्यू जाओ जियान को जाता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने तो सुना था कि जाओ जियान काफी जरा एरोगेंट है, लेकिन आज के दिन उसे देखकर मुझे ये बात भी समझ आ गई कि वो चालाक भी काफी है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस फाइट को वो जीत नहीं सकता वो फौरन हार मानते हुए यहाँ से चला गया। तभी अचानक वहाँ पर किन्यू का बटलर आ जाता है, जो कि कह रहा था कि मास्टर आपसे एक और मेहमान मिलना चाहता है, बताइए कि क्या हुक्म है। ये सुनकर किन्यू धीरे से कहता है कि जब से मैं वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर बनता हूँ, कई सारे लोग मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, ये तो अब होगा ही। जो सब कहते हुए किन्यू अपने पैलेस से बाहर आ गया। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि जियांग यान थी, यानी कि मिस जियांगली की छोटी बहन, जो कि किन्यू को यहाँ पर देखकर काफी सारा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ किन्यू भी जियांग यान को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो तुम हो जियांग यान। जियांग यान भी किन्यू की ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा, अब मुझे पहचान लिया। मुझे मालूम है कि तुम कई अरसे से डिवाइन रेल में आए हुए थे, लेकिन तुमने इतनी फुर्सत नहीं निकाली कि तुम आकर मुझसे मिल सको और अभी आ रहे हो। जिस पर किन्यू माफी मांगते हुए कहता है कि चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इस पर जियांग यान जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ जियांग यान के साथ ग्रैनी यूनहुआ भी मौजूद थी, जिन्हें किन्यू फौरन से ग्रीट करने लगा। ग्रैनी यूनहुआ भी किन्यू की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरी बार जब हम मिले थे उस टाइम को जरा अरसा नहीं हुआ, लेकिन तुमने तरक्की काफी जरा और जल्दी कर ली है। जिस पर जियांग यान जवाब देते हुए कहती है कि ग्रैंड माँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। किन्यू ऑलरेडी टेंपल ऑफ मिस्ट्री का मास्टर बन चुका है। इसके अलावा किन्यू एक हाई लेवल का हेमनली सेलेस्टियल गॉड बन चुका, साथ ही साथ उसे वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी मिल चुका है। यानी कि किन्यू तुम्हारा कैरियर तो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब ये बताओ कि किन्यू तुम शादी कब कर रहे हो। जो सुनकर तो किन्यू ब्लश करने लगा। तभी अचानक किन्यू का बटलर वहाँ पर आ जाता है, जो कि कह रहा था कि मास्टर, आपको जियांग एम्परर की तरफ से मैरिज प्रपोजल में हिस्सा लेने के लिए ये ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर आ गया। जो सुनकर तो मिस जियांग यान काफी जरा खुश हो गई और वो खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार जीजू आपने ऑफिशियली सिस्टर को अपनी बीवी बनाने का फैसला कर ही लिया। जो सुनकर तो किन्यू भी मुस्कुरा रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ जियांग पैलेस के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैच मेकिंग इवेंट शुरू होने वाला था और हर एक क्लैन का कैंडिडेट भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। जहाँ किन्यू को देखकर दो लड़के फौरन से किन्यू के पास आने लगे। पहला लड़का किन्यू से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ डुवानमू क्लैन का यू चुवान। मैंने तुम्हारे बारे में किन्यू काफी कुछ सुना था और मैं तुमसे मिलने के लिए भी आना चाहता था, लेकिन माफ करना मैं काफी जरा बिजी हो चुका था। इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं ब्रदर यू चुवान, मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा था और मैं भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद दूसरा लड़का भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि किन्यू, मेरा नाम है शेंटू फान, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसी के साथ जाओ जियान भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि किन्यू से कहता है कि किन्यू, उम्मीद करता हूँ कि रात तुम्हारी अच्छी गुजरी होगी। किन्यू भी जाओ जियान को देखकर कहता है कि ब्रदर जाओ जियान, हम दोनों एक बार फिर से मिल गए। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक छोटा लड़का भी वहाँ पर आने लगा, जो कि इन सब लोगों को आवाजें देकर ग्रीट करते हुए कह रहा था कि तुम सब लोग तो मुझसे पहले आ गए हो, लगता है कि मैं काइन हूँ, सबसे लास्ट में आया हूँ। पर यहाँ पर तो मौजूद लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि कई सौ लोग हैं जो कि मिस जियांगली से शादी करना चाहते हैं। इस पर जाओ जियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, चाहते तो काफी है, लेकिन इनमें से कुछ ही है जो कि आगे जा पाएंगे, बल्कि इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि इन लोगों
लोगों को मेरे साथ कम्पीट करने का मौका मिला। यहाँ जाओजियान की ये बात सुनकर तो सब लोग ही उसकी तरफ देखने लगे थे। सिर्फ यू चुआनी उससे कहता है कि देखो भाई, इस तरह की बातें मत करो, वैसे भी हर किसी को हक है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तो तुम किसी को नीचा मत दिखाओ। यहाँ पर जब ये सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि होशियार, क्योंकि 6 मेजर क्लैन के महान एम्परर्स यहाँ पर पधार रहे हैं। और उनकी ये कहते साथ ही सबसे पहले एंट्री लेते हैं जाओ क्लैन के और डुआनमू क्लैन के एम्परर्स। इसके बाद तीसरे नंबर पर टैंग क्लैन की मिस टैंगलैन एंट्री लेती है, जो कि कह रही थी कि यहाँ पर आखिर इतना ज्यादा रश क्यों है। चौथे नंबर पर यहाँ शेंटू क्लैन का एम्परर शेंटू यान आ गया था, जो कि कह रहा था कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। जबकि 5वें और 6वें नंबर पर वहाँ पू क्लैन और साथ ही साथ मू क्लैन के एम्परर्स भी आ जाते हैं। अब जब यहाँ ये 6 एम्परर्स पहुंच चुके थे तभी अचानक वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हुआंगफू क्लैन के एम्परर हुआंगफू यू भी यहाँ पर पधार चुके, जो कि आते हुए फन से अपनी चेयर पर बैठते हुए कह रहे थे कि ये प्रिंसेस जियांगली की शादी है, आखिर मैं इस तरह की सेरेमनी को कैसे मिस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर टोटल 7 मेजर क्लैन के आ चुके हैं, जबकि 8वां जियांग क्लैन का एम्परर होगा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि 8 मेजर क्लैंस के अलावा डिवाइन रेल में 3 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जिनके लीडर गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स थे और उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स को खाली छोड़ा रखा गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉड क्वीन पियानमो आ जाती है, जो कि 2 रेल्म आइलैंड की क्वीन थी। उसके पीछे पीछे यहाँ पर माउंट ब्लड डीमन क्लैन की क्वीन याशा भी आ जाती है। आखिर में सबसे पावरफुल असुरा सी का गॉड किंग लुओ फान यहाँ पर पधारता है, जिसकी एंट्री कमाल की थी। ब्रदर यू चुआन तो यहाँ पर लुओ फान को देखते हुए कहता है कि यही है असली गॉड किंग, क्योंकि लुओ फान का ऑरा ही कमाल का था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फान के साथ साथ वहाँ पर हाउफी भी था, जिसे देखते ही किन्यू खुश होते हुए कहता है कि हाउफी। दूसरी तरफ हाउफी भी यहाँ पर अपने भाई किन्यू को देखकर काफी जरा खुश हो गया था। यू चुआन किन्यू के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर किन्यू प्राउडली जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो मेरा भाई है। मिस याशा तो यहाँ पर असुरा गॉड किंग लुओ फान को देखते हुए कहती है कि लुओ फान, तुम मुझसे पिछले कुछ अरसे से नहीं मिल रहे थे। मैंने सुना था ये इसलिए क्योंकि तुम अपने डिसाइपल को ट्रेन कर रही हो, तो तुम्हारा डिसाइपल ये बंदर है। हाउफी तो मिस याशा की बातें सुनकर माइंड नहीं करता, बल्कि उन सब लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम सब गॉड किंग से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ किन्यू ये सब देखते हुए अपने मन ही मन में हैरान होते हुए कह रहा था कि हाउफी असुरा गॉड किंग का डिसाइपल बन चुका है, लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग फैमिली का एम्परर और एम्प्रेस भी पधार देती है, जहाँ पर एम्परर सब लोगों को वेलकम करते हुए कहता है कि आज के दिन मेरी बेटी जियांगली का मैच मेकिंग इवेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले कई सालों में मैंने देखा कि जियांगली से शादी करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स मौजूद थे। मुझे पर्सनली उनमें से 12 कैंडिडेट्स काफी जरा पसंद आए, मगर मेरी बेटी का हस्बैंड तो सिर्फ एक ही हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस भी खड़ी होती हुई कहती है कि वही हमारा दामाद बनेगा, जिसके दिल में मेरी बेटी के लिए सच्चाई और ईमानदारी हो, और साथ ही साथ वो इतना काबिल और महान हो कि वो मेरी बेटी के स्टेटस को मैच कर सके। इन चीजों को साबित करने के लिए तुम में से हर एक कैंडिडेट को 3 अलग अलग गिफ्ट तैयार करने होंगे। टोटल 3 राउंड्स का ये कंपटीशन होगा, जहां हर कंपटीशन में हर एक कैंडिडेट को एक एक गिफ्ट तैयार करना है, और उसी गिफ्ट की बुनियाद पर तय किया जाएगा कि कैंडिडेट राउंड को जीता है या नहीं। यानी कि हर एक कैंडिडेट को टोटल 3 गिफ्ट तैयार करने हैं, और टोटल 3 राउंड भी होंगे, जिनमें से 3 ही फाइनल कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा। इस पर जियांग एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, सारे के सारे गॉड किंग इस बात का फैसला करेंगे। तो मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहला जो गिफ्ट होगा उसमें ईमानदारी और सिर्फ लगाव ही देखा जाएगा। यानी कि तुम लोगों को पहले गिफ्ट से ये बात साबित करनी है कि तुम मेरी बेटी को लेकर कितने सारा ईमानदार और उससे लगाव रखते हो। जबकि सेकंड टेस्ट लेवल ऑफ डिवोशन होगा, यानी कि उसमें ये देखा जाएगा कि तुम मेरी बेटी को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। ये सेकंड गिफ्ट कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं बल्कि यूनिक और न्यू होना चाहिए। जबकि तीसरा और आखिरी गिफ्ट ये सबसे ज्यादा कीमती और महंगा होना चाहिए। जितना ज्यादा कीमती और महंगा होगा वही इस राउंड का विनर होगा। अब इस तरह करते हुए 3 अलग अलग राउंड होंगे। हर एक राउंड में से एक एक कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उन तीनों कैंडिडेट्स में मैं और मेरी बीवी चूज करेंगी गिफ्ट की बुनियाद पर कि हमारा दामाद कौन होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट हुआ जो कि हर एक राउंड को ही जीत चुका है तो फिर हमें चूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वही फाइनल विनर होगा। जो सुनकर तो किन्यू अपने मन में डिसाइड कर लेता है कि उसे कोशिश करनी होगी कि वो हर एक राउंड में ही फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर करे। ये सब सुनकर दूसरी तरफ हुआंग फैमिली के एम्परर सवाल करते हुए कहते हैं कि हाँ, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि
जियांग एम्परर, आखिर आप किसी गिफ्ट की बुनियाद पर ये डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा कैंडिडेट कितना ज्यादा सिंसियर और ऑनेस्ट है? इस पर जियांग एम्परर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, सिंसेरिटी और ऑनेस्टी तो हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए ये डिसीजन कोई और नहीं बल्कि एक्साल्टेड सेलेस्टियल्स लेंगे। ये एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड्स वो गॉड्स है जो कि गॉड किंग लेवल के बाद आते हैं, जो कि इस पूरे डिवाइन रेल में सिर्फ 3 ही थे। इसलिए जियांग एम्परर यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों के पास पूरे 10 साल है। 10 सालों बाद ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। इन 10 सालों में तुम्हें कुछ भी करके एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड्स को ये दिखाना होगा कि तुम लोग कितने ज्यादा सिंसियर और ऑनेस्ट हो, ताकि वो तुम लोगों का लगाव और ईमानदारी देखकर तुम लोगों को अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे सके, और यही गिफ्ट तुम लोगों को फर्स्ट राउंड में जीतने में मदद करेगा। जो सुनकर किन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने सुना है कि 3 एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड्स में से एक तो थंडर पनिशमेंट सिटी यानी कि जाओ क्लैन से आगे गया हुआ था, यानी कि वो यकीनन जाओ जुआन को फेवर करेगा। मगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर हमें वो एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड मिलेंगे कहाँ पर? इस बारे में किन्यू ने यूचुआन से सवाल किया, जिस पर यूचुआन जवाब देते हुए कहता है कि एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड से मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है कि शंघाई पैलेस के ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड से मिलने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। जिस जगह तक पहुँचने के लिए हमें स्वर्ग की सीढ़ियों से चढ़ना होगा, लेकिन ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मगर हाँ, जाओ जियान की किस्मत अच्छी है, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड में उसे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड तो उसी के क्लैन से बिलोंग करता था। ये सुनकर जाओ जियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये बात भी पक्की नहीं कि मुझे गिफ्ट मिलेगा भी या नहीं, मगर वो अपने मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका काम काफी ज्यादा आसान हो चुका। जबकि पीछे की तरफ ब्रदर काई तो इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जो कि जल्दी शुरू होने वाला है। इसके बाद हमें उसी दिन के शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इतने दिनों बाद चुके हाउफी वापस अपने घर आया था, तो वो अपने भाइयों के साथ बैठकर खाना एंजॉय करते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों को काफी ज्यादा मिस किया। मैंने तो जैसे ही सुना कि मिस यांगली का मैच मेकिंग इवेंट होने वाला है, तो मैं फौरन यहाँ पर चला आया, क्योंकि मैं जानता था कि ब्रदर किन्यू यहाँ पर जरूर आएगा। सब कुछ तो बहुत ही अच्छे से चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाउफी पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी हो चुका था, लेकिन उसके चैलेंज करने वाली आदत अभी भी नहीं बदली थी। वो सेबल को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहता है कि क्यों ना भाई 2-2 हाथ हो जाए, ताकि हम ये देख सके कि कौन ज्यादा ताकतवर हुआ। इस पर सेबल भी उसके साथ एग्री हो गया, और दोनों ही अपने अपने वेपन्स को लेकर फौरन एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए, जहाँ पर हाउफी अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला अटैक यहाँ सेबल पर चल देता है, और हमें देखने को मिलता है कि हाउफी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिससे सेबल को ब्लॉक करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई। लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ते हुए दोबारा हाउफी पर अटैक करना शुरू हो गया, जिन अटैक्स को ब्लॉक करना हाउफी के लिए जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं हो रहा था। इसलिए वो सेबल को पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है कि लगता है कि सेबल, तुमने पिछले सालों में अपनी कल्टिवेशन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तुम में इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। ये बात सेबल ने जैसे ही सुनी, वो फौरन से अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सेबल की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, और इस बार सेबल बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए हाउफी पर हमले करने लगा, जिन अटैक्स को ब्लॉक करने में अब हाउफी को भी मुश्किल आ रही थी। दूसरी तरफ किन्यू तो ऊपर से अपने दोनों भाइयों की इस फ्रेंडली फाइट को देख रहा था। अब जब फाइट खत्म हो गई, तो ये तीनों वापस से आपस में बैठकर बातें करने लगे, जहाँ पर हाउफी अपने भाइयों की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम दोनों ने अच्छे से कल्टीवेशन करी, लेकिन मैंने भी पूरे 100 मिलियन साल तक की कल्टीवेशन की है। ये सब कुछ असुरा गॉड किंग की वजह से मुमकिन हो पाया। जिस पर सेबल उससे सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा ये तो बताओ कि हम तो असुरा गॉड किंग के कोई रिलेटिव भी नहीं लगते, तो आखिर असुरा गॉड किंग ने तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों बना लिया? जिस सवाल का जवाब तो हाउफी के पास भी नहीं था, इसलिए किन्यू हाउफी से कहता है कि खुद पर डिपेंड रहना और कोशिश करना कि तुम्हें हर एक सवाल का जवाब मिल जाए। तुम्हें पता लगाना होगा कि लुओफान का आखिर तुमसे मकसद क्या है। जिस पर हाउफी जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। इस पर सेबल यहाँ किन्यू के लिए परेशान होते हुए कहता है कि किन्यू, कल के दिन तुम शिनाई पैलेस की तरफ रवाना होगे, लेकिन आखिर तुम जाओ क्लैन के उस एंसेस्टर का क्या करोगे जो कि एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन चुका है? वो तो यकीनन जाओ जियान को ही फेवर करेगा। इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि उस राउंड का विनर मैं ही हूँ। जो सुनकर सेबल और हाउफी किन्यू से कहते हैं कि मेरे भाई हमें तुम पर पूरा यकीन है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ शंघाई पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शंघाई पैलेस तक पहुँचने के लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, और ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा ऊंची थी, जिन्हें अलग 100 लेवल्स में डिवाइड किया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ गॉड किंग लेवल का कल्टीवेटर ही इन सीढ़ियों को चढ़ सकता है, जिसके पास ये सारे के सारे कैंडिडेट्स पहुंच गए थे। यहाँ पर ब्रदर यूचुआन किन्यू को बता रहा था कि इस स्वर्ग की सीढ़ियों को एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड ने खुद बनाया था, जिसके हर एक लेवल पर ही अलग अलग मुश्किलें, और जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाओगे मुश्किलें भी बढ़ती जाएगी। ये सीढ़ियाँ सिर्फ गॉड किंग लेवल के कल्टीवेटर ही चढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, और ऐसा कहा जाता है कि ये उन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि वो दूसरों की वफादारी और ईमानदारी देख सके। यहाँ पर किन्यू ब्रदर यूचुआन से सवाल करते हुए कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम जियांगली
जियांगली से शादी क्यों करना चाहते हो। जिस पर ब्रदर यूचुआन थोड़े से गुस्से में आकर जवाब देते हुए कहता है ताकि मैं गॉड किंग लेवल पर पहुंच सकूं। ये सुनकर तो किन्यो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यूचुआन ऐसा आदमी है जो कि गॉड किंग लेवल तक पहुंचने के लिए मिस जियांगली से शादी करेगा। मगर तभी अचानक वहाँ पर एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड्स के 2 डिसाइपल्स आ गए, जिनमें से पहला लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम है हाउ जून, मैं फ्रीडम एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड का डिसाइपल हूँ। और मेरे साथ मौजूद है ये लड़की मिस याओलिन, जो कि थंडर पनिशमेंट एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड की डिसाइपल है। हम यहाँ पर आए ताकि हम आपको रूल्स के बारे में बता सके कि अगर आपको एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड से मिलना है तो उसके लिए आपको इन स्वर्ग की सीढ़ियों से चढ़ना होगा। जिस पर ब्रदर काई सवाल करते हुए कहता है लेकिन मैंने सुना है कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको गॉड किंग लेवल पर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको स्पेस लॉ और टाइम लॉ भी अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हो, जो कि 10 साल में तो नामुमकिन है। इस पर हाउजुन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। तभी अचानक यहाँ पर जाओजियान भी आ जाता है, जिसके पास भागते भागते याओलिन आते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर थंडर पनिशमेंट एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड ने भेजा है ताकि मैं आपको पर्सनली वेलकम करके उनके पैलेस लेकर जा सकूं। जो सुनकर तो जाओजियान काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो जाने से पहले बाकी के सब लोगों को चिढ़ाते हुए कहता है कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से तुम सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और ये कहती है वो मिस याओलिन के साथ फौरन यहाँ से चला गया। जो सुनकर तो सब लोग गुस्सा होने लगे कि आखिर ये क्या नाइंसाफी है, जबकि कई सारे कैंडिडेट्स ने तो शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी कि गॉड किंग से कम वॉरियर्स तो वैसे भी इन स्वर्ग की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए हम हार मानते हैं। मगर दूसरी तरफ किन्यो तो जानता रहा कि ये सब होगा, और उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो आगे की तरफ बढ़ते हुए स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। किन्यो का ये जज्बा देखकर तो ब्रदर यूचुआन, शेंटूफान और ब्रदर काई भी पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।